बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पंजाब में वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हो चुका, वो अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल चुके हैं, लेकिन काबीना की तश्कील अभी तक बाकी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से दोनों जमातें तय नहीं कर पाई कि वजारतें किस तरह देनी हैं और तकसीम कार क्या होगी। लेकिन उसके साथ साथ उमर सरफराज चीमा साहब जो गवर्नर पंजाब हैं अभी तक बैठे हुए हैं और ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो नए वज़ीर-ए-आला बने हैं उन्हें वज़ीर-ए-आला नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ को ख़त भी लिख चुके हैं। साथ इस बात का भी इम्कान है कि अगर काबीना की तश्कील मुकम्मल होती है तो उसके बाद हल्फ कौन लेगा। फिर एक बार वही क्राइसिस पैदा होगा कि गवर्नर पंजाब हल्फ लेने से इनकार कर देंगे, तो फिर वज़रा हल्फ लेने के लिए क्या दोबारा अदालत से रजू करेंगे, या इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो ही उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे से हटाया जाएगा उसके बाद काबीना की तश्कील जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब अब भी अपने जलसों पर हैं, जलसे जुलूस, हर रोज़ सोशल मीडिया से खिताब, तारकीन वतन से खिताब, और साथ साथ जहाँ भी खिताब होता है उसके बाद उसकी टेलीविजन स्क्रीन्स लगाई जाती हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जहाँ PTI के कारकुन आके जलसे से तकारीर को सुनते हैं। इमरान खान साहब किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अगरचे असद उमर साहब ये कहते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसी तैनाती को भी अगर हटाया जाता है, जनरल मुजम्मल चेयरमैन वाबडा के ओहदे से हटे, उस पर भी इमरान खान साहब खासे सीख पा हैं। वो समझते हैं कि जो तैनातियाँ उन्होंने की उनको भी हटाया नहीं जाना चाहिए। साथ साथ कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि क्या अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुनरफ अराकीन हैं उसकी डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद पंजाब हुकूमत कायम रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि सादा अक्सरियत के साथ भी हुकूमत कायम रही, लेकिन PTI ये समझती है कि शायद अगर अक्सरियत ना रही तो पंजाब हुकूमत कायम नहीं रहेगी। फिर इंतखाबात की बात की जाती है, फौरी इंतखाबात। किसी सूरत भी इस वक्त हुकूमत इंतखाबात को मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत चाहती है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। उसके साथ साथ कुछ मुकदमात की बात भी हो रही है जो PTI के लोगों को फेस करने पड़ेंगे। इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहबा, रुकन सूबाई असम्बली हैं। उनके साथ शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि हसन मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हिना परवेज़ भट्ट साहबा, ये बताइएगा पंजाब काबीना कहाँ लटक गई। लोग सवाल करते हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब तो एक्टिव हो गए, अकेले हमजा शहबाज साहब क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने देखा शहबाज शरीफ साहब तो बड़े एक्टिव हो गए हैं, और आज भी उन्होंने जिस तरह अपनी तकरीर की, चाहे प्राइसेस की बात हो, चाहे काम की बात हो, तो बिल्कुल इसी तरह लुक फॉरवर्ड करें। इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में जो है पंजाब की भी काबीना जो है वो फॉर्म हो जाएगी, और सबसे बड़ा सूबा जो है उसमें आपको कारकर्दगी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। महंगाई अभी से शुरू हो गई, चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। PTI तो बड़ी तैयार बैठी है आपके खिलाफ। देखिए, इनकी तरह हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, शौकत बसरा साहब तो नहीं बोलते, लेकिन बड़े ऐसे स्पोक्स पर्सन्स बैठे होते थे जो कहते थे पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, जो कहते थे कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो आलमी रीजंस की वजह से है। अब इन्होंने आलमी कार्ड साजिश का खेल दिया। पहले कहते थे महंगाई आलमी रीजंस की वजह से, लेकिन हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे बिल्कुल महंगाई है, लेकिन महंगाई का रीज़न यही है इनकी 3.5 साल की जो कारकर्दगी है, इनकी जो बुरी पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान और उसकी इनकॉम्पिटेंट टीम जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक हिटमैन, वो टीम, इन लोगों ने जो गलत पॉलिसीज़ लास्ट 3.5 ईयर्स में की, उसकी वजह से महंगाई है। लेकिन PTI वाले और शौकत बसरा साहब इंक्लूडेड नहीं कह सकते कि महंगाई है, क्योंकि ये तो उसी बयानिए पे रहेंगे कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और आलमी रीजंस की वजह से। लेकिन हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि इन लोगों ने 3.5 सालों में जितने कर्जे लिए कुछ डिलीवर नहीं किया, बट फिर भी हम ये मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह इन द अपकमिंग
2-3 वीक्स के हम दोबारा महंगाई का सिंगल डिजिट जो है वो लेके आए, फूड इन्फ्लेशन को भी कम करें। इससे पहले आपने रमज़ान बाज़ार में भी देख लिया किस तरह शहबाज शरीफ साहब खुद गए, उन्होंने सब्सिडीज़ दी, उन्होंने किस तरह यूटिलिटी स्टोर्स पे भी कीमतें कम की। तो अभी बिल्कुल आने वाले वक्त में आप देखना महंगाई कम भी होएगी, इन्फ्लेशन भी कम होएगी और परफॉर्मेंस। काबीना में इख्तलाफात हैं कोई? बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। ये लोग जो ऐसे ही बातें करते हैं और कोई बातें कर रहे होंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। वी आर 100% ऑन बोर्ड। आपने देख लिया कि आज पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन की हमजा साहब से मुलाकात भी हुई और बेसिकली बिलावल साहब जब नवाज शरीफ साहब को मिले थे लंदन में तो बहुत चीज़ें तय पा गई थी। तो इस तरह की कोई भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ सारी अब हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। उसको हमारी डिसीजन जो है जॉइंट ऑपोजिशन का वो उस मशावरत से होंगे और हम कोई एक पार्टी नहीं है। इट्स पार्टी जो ऑपोजिशन के अलायंस की पार्टी है। सो जो भी डिसीजंस होंगे वो इकट्ठे मिल बैठे ठीक होगी। बसर साहब, जो हिना परवेज साहब बात कर रही हैं, अब आपके लिए मुश्किल नहीं है थोड़ा सा महंगाई का नारा लगाना? क्योंकि आप तो बयानियाँ दे चुके हैं, महंगाई इंटरनेशनल मसला है, दुनिया भर में महंगाई है, पाकिस्तान उसका शिकार हुआ है। मलिक साहब, पहले तो वो स्लोगन, वो नारा जिस वक्त हर ज़बान पे हर पाकिस्तानी की, वो पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो तो आप निगेट नहीं करते हर रोज़? मलिक साहब मैं बात हर रोज़ निगेट कर देते हैं। कभी कहते हैं जुलाई में पता चल गया था। सुन ना, ज़ाहिर है वो सारे ताने बाने मिलकर ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है ना। जो आप कह रहे हैं जुलाई वाला हो, फरवरी वाला हो, नवंबर वाला हो, सबको मिला मैं आपको टोकना नहीं चाहता लेकिन थोड़ी सी इजाजत दे दें। उस वक्त तो आप जो बाइडेन के फ़ोन का इंतजार भी कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे कि फ़ोन आ जाए। बिल्कुल कर रहे थे। अब मेरी गुजारिश है सुन लें, मैं जिस बुनियाद पे कह रहा हूँ वो बुनियाद वो है जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने इंडोर्स किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने और 2 सर्विसेज के चीफ ने बैठ के इन्होंने बड़ी कोशिश की कि असद मजीद साहब को प्रेशराइज करके बयान दिलवा दें। वही मिनट्स जारी हुए जो पहली सिक्योरिटी काउंसिल के थे कि यस वो मुदाखलत की गई, उसके ऊपर डिमाश किया गया, सो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बट कैटेगरिकली इट सेज देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। देखिए कॉन्स्पिरेसी, अच्छा अब ये तशरीह किसने करनी है? मैं आपको दोबारा अगर मैं बताता हूं जो कॉन्स्पिरेसी है मलिक साहब, उसको तो आपने ढूंढना है। जब मुदाखलत हो गई, ये मुदाखलत ज्यादा खतरनाक है। आपने, हमने क्या कह रहे हैं, सुन एक बार ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि ये ना साजिश है ना मुदाखलत है। ये तो कहते थे इसका वजूद ही नहीं है, ये लेटर ही फेक है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बनाया है, इस हुकूमत ने बनाया। बल्कि मुझे फिक्रा याद है सर, मुझे फिक्रा याद है। मियां शहबाज शरीफ साहब इंपोर्टेड हुकूमत के जो वजीर आज़म है, जिस दिन पहले दिन वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर ये लेटर सच हुआ, अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा और मैं खड़ा हूं। चलिए आज बस्तर साहब हिना परवेज भट्ट साहब को आप बता दें आज कि नहीं, मैं गुजारिश कीजिए इसको मिलाने साथ इनको आज आप बता दें कि ये मुतालबात थे अमेरिका के जो आप पूरे नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने आपकी हुकूमत। अच्छा मेरी गुजारिश सुनिए, आज पता चल जाए। मेरी गुजारिश सुनिए, इमरान खान के बहुत कसूर थे। इमरान खान का सबसे बड़ा कसूर ये था कि उसने यूएनओ में खड़ा होकर ये कहा कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। उन्होंने हजूर की हुर्मत का मुकदमा वहां पे जाके लड़ा, उन्होंने इस्लाम का झंडा लहराया। उन्होंने सबसे बड़ा कसूर ये था, उन्होंने कहा कि अगर ये अड्डे हमसे मांगेंगे, अगर ये कहेंगे कि अगर मांगेंगे, अगर मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, अगर ये मांगेंगे जैसे मांगे जाते थे, जैसे दिए जाते थे और जिस तरह कहा जाता था। DGISPR ने कैटेगरी कहा था अगर मांगे जाते फौज का भी जवाब दिया हमने भी अगर कहा है। एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा याद है परवेज मुशर्रफ को क्या कहा गया था कि यू आर विद अस और इमरान खान साहब विद अस। सर सुन तो नहीं, इमरान खान साहब विद मुशर्रफ। मतलब मेरी गुजारिश है आप मेरे भाई का बहुत तजर्बा है। जब कहा गया तो मुशर्रफ लेट गया और इमरान खान साहब साथ लेट गए। ना मैं वो भी दिखा सकता हूं। अच्छा मेरी बात सुन लेना, वो भी दिखा सकता हूं। अब इमरान खान साहब का कसूर ये है कि उन्होंने गुलामी पसंद नहीं की। उन्होंने कहा अगला कसूर क्या है, उनको जब वो रशिया गए, ठीक है, उन्हें कहा गया कि आप ना जाएं, ठीक है, रशिया से आप तेल सस्ता ना खरीदें, आप रशिया से गंदम सस्ती ना खरीदें, वरना अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। सो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आगे चलते हैं। चलिए एक जुमला मेरे सुनते जाएं। आपने जाने से पहले कहा था पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है, रिकॉर्ड काश्त हुई है।
پھر اب گندم مانگنے اچھا کی میں آپ کو عرض کروں ابھی اگر اس کو آپ کی بات کو سچ مان لوں اس کا مطلب ہے چلے ہم تو غلط بیانی کرتے تھے ہم تو جھوٹ بولتے ہیں رشیا نے کیوں اس کو انڈورس کر دیا کہ ہم ان کو تیل بھی سستا دے رہے ہیں اور ان کو ویٹ بھی سستی دے رہے ہیں رشین نے ان کو بھی فون کر سر دیا سنیے رشین نے گورنر کو بھی فون کر انہوں نے دیا یہ بھی کہا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے آؤ نا ذرا چاند مکھنا ساڑا وزٹ تے کرو انہیں کہیں بھیجے جی انہیں کہیں ہمت کر کے ذرا visit کر کے آئے۔ انہیں اس پہ رسپانس کرنا چاہیے دیکھیے 3.5 سال سے یہ ریاست مدینہ کا اچھا میں کارڈ کہوں کھیلتے کہ رہینہ کہنے لگی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کیونکہ ہر پاکستانی یہ کہہ رہا ہے نا منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا ہینا کہ چلے پلیز لاسٹ 3.5 سال سے یہ ریاست مدینہ کا کارڈ کھیل رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ حرم شریف میں روزہ رسول کے اوپر ان لوگوں نے ایک پلان سازش کی جس میں انہوں نے ایک ان کے عمران خان صاحب کے اپنے دوست چیکو اور کچھ اور لوگ جو وہاں گئے اور انہوں نے یہ سب چیز پلان کی تو پہلے تو ان کی ریاست مدینہ کا جو کارڈ یہ کھیل رہے تھے وہ لوگوں کے سامنے خود آ گیا دوسری بات جو عالمی سازش کی یہ ابھی بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 بار بریفنگ آئی اور اس میں کلیئرلی یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی تو یہ جو عالمی سازش کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ان کا پولیٹیکل لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں بے وقوف بنانے کے لیے لیکن لوگ گوگی بچاؤ تحریک کے لیے اب اور باہر آنے والے نہیں ہیں لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان نے کس طرح گوگی بچاؤ تحریک کے لیے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی اور سب چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور اس سے پہلے آپ نے ابھی شیخ رشید کی کل کا بیان بھی شاید سنا ہوئے گا تو انہوں نے پھر سے وائلنس اور ان لوگوں کو انسائٹ کرنے کی کوشش کی کہ خونی مارچ تو اور رانا ثناء اللہ کو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو یہ باتوں کا بات کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ اب ان کو 126 دن کے دھرنے میں ایک سافٹ ہینڈ اس وقت ملا تھا لیکن اب یہ بات یاد رکھیں کہ اب ہمارے انٹیریئر منسٹر نا رانا ثناء اللہ ہیں اور یہ لوگ لوگوں کو کہہ دیں باہر نکل کے تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب نے تو کہتے تھے کہ جیل جو ہے وہ میرے سسرال کی طرح ہے تو پھر ضمانتیں لینے کیوں جا رہے ہیں تو یہ بات ان کی ریاست مدینہ کا کارڈ انہوں نے جھوٹ ریلیجن کے اوپر کارڈ یوز کیا اسی طرح امپورٹڈ حکومت کا یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل جھوٹ ان کی بالکل جھوٹ عمران خان سوائے گوگی بچاؤ تحریک سوائے عمران خان گوگی بچانے اور باقی بھی اور چیزیں ابھی آپ دیکھنا آگے آتے آتے کہ ان کی جتنے کرپشن کے سکینڈلز نکلنے والے ہیں ان کی سب چیزیں ابھی سامنے آئیں گی اور یہ کتنی دیر تک کھیل سکتے ہیں عوام بے وقوف نہیں بن سکتی عوام نے 3.5 سال میں دیکھا نہیں کہ انہوں نے جی ڈی پی کو کتنا کام کر دیا انہوں نے عوام نے دیکھا نہیں کہ ان کی وجہ سے مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی انہوں نے کرپشن انڈیکس کو کتنے پوائنٹس بڑھا دیا تو عوام جو ہے نا وہ بے وقوف نہیں بنتی یہ اپنے سیاسی کارڈز ٹیمپریرلی یوز کر سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم یہ یوز نہیں ہو سکتے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام وقت دینے کا کنڈی صاحب ہم یہاں بیٹھے جائزہ لے رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ کیوں نہیں بن رہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کابینہ اس لیے نہیں بن رہی کہ پیپلز پارٹی گورنرشپ مانگتی تھی اسپیکرشپ مانگتی ہے اختلافات کی خبریں ہیں اتنے روز گزر گئے وفاق میں کابینہ بن گئی پنجاب میں کابینہ کیوں نہیں بن رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نصر اللہ صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب کابینہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آگے بات چیت ہوئی ہے اس سے پہلے ہی بات چیت ہوئی ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید چینج آف گورنر کی وجہ سے رکی ہوئی جب نئے گورنر شاید آئے اور پھر وہ حال حوصلے میں کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا گورنر کے ایشو پہ پنجاب پہ کہ پنجاب کا گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے مسلم لیگ کا ہونا چاہیے وہ آلریڈی فیصلہ ہو چکی ہے بلی الرحمان صاحب کا غالباً نام جو ہے وہ فارورڈ ہو چکا ہے ہم پنجاب کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور اس میں ہماری جو کمیٹی بنائی گئی تھی آج انہوں نے حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور اس پر بیٹھے ہیں تو جب بھی کابینہ حلف لے گی اس میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران بھی حلف لیں گے کنڈی صاحب اگر اسپیکرشپ نہ ملی تب بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے ہم اس جو ہے حکومت کو چلانا چاہتے ہیں فکر نہ کریں کوئی ناراضگی نہیں ہوں گی ہماری کوشش حکومت چلے ہمیں عہدوں سے اور اس چیزوں سے کوئی لالچ نہیں ہے ہم حکومت چلانا چاہتے ہیں لیکن کنڈی صاحب کچھ پیپلز پارٹی کے رہنما دبے لفظوں میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز دل بڑا کرے دل بڑا کرنے سے مراد کیا ہے
देखें वो जो दबे लोगों से बात कर रहे हैं वो तो अपनी बात है, लेकिन मैं स्पोक्समैन पार्टी का बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कमेटी है उनके कल हमारी अपनी मीटिंग हुई थी कमेटी के मेंबरान की, आज हमजा शहबाज के साथ हुई है। कमेटी मैटर करती है, बैठे हमजा शहबाज के साथ और हम अपना जो है खुश उसलूबी के साथ हम आपस में बैठ कर इस चीज़ का फैसला करेंगे। स्पीकरशिप या गवर्नरशिप या मिनिस्ट्रीज मैटर नहीं करती हैं। हमने एक कॉज के लिए, हमने इस सेलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए तमाम पार्टीज ने हमने एक दूसरे का साथ दिया। हमारे पार्टी के चेयरमैन ने पहले दिन ही स्टेटमेंट दी थी कि हमें अलाइस को अगर हम अपने मिनिस्टर दे दें और हमें अगर कुर्बानी देनी पड़ी, हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें अगर कितनी मिनिस्ट्री मिलती हैं। और हमने मिनिस्टर के हवाले से आज हमजा शहबाज से बात की है कि हमें स्पीकरशिप मिलती है नहीं मिलती है, हमें गवर्नरशिप मिलती है नहीं मिलती है। इंशाल्लाह हम बैठ के इत्यादियों के साथ बैठकर इंशाल्लाह इस चीज़ का फैसला करेंगे और खुश उसलूबी के साथ करेंगे। कुंडी साहब, आप पार्टी के अंदर बड़े अहम ओहदे पर फायज हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी जब मियां नवाज शरीफ साहब से मिले थे, कुछ इतलात ऐसी हैं ये तय पा गया था कि कहीं भी इख्तलाफ होगा उसको मरकजी क़यादत मिल बैठ कर तय करेगी। कोई ऐसा फार्मूला तय पाया पार्टी की आला सतह पर? देखें, जब बिलावल साहब गए थे मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए, पहला पॉइंट तो यही था कि उन्होंने मुबारकबाद देनी थी शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पे, हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने पे, अदम एतमाद की कामयाबी पे। और क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रही थी तो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, वो मुस्लिम लीग के रहबर हैं, उन्होंने उनसे वहाँ पे मुलाकात की। और लंदन एक बड़ा तारीखी शहर है, माजी में मोहतरमा शहीद और नवाज शरीफ साहब के दरमियान यहाँ पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई थी। हम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए जो पॉइंट्स रह गए उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 करना चाहते हैं, जिसको आप चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, जिसको आप चार्टर ऑफ जो है रिकॉन्सिलिएशन कह सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद देखें, इतने बड़ी क्यादत में छोटे मोटे बिल्कुल बातचीत होती रहती है, इख्तलाफात होते रहते हैं, पार्टियों में भी होते रहते हैं। तो हम इंशाल्लाह जो भी अगर कोई ऐसी बात अब तक आई नहीं है, जब आती है तो हम इंशाल्लाह आपस में बैठकर उसी फोरम पे बैठकर जिसके साथ होगा हम खुश उसलूबी के साथ इंशाल्लाह इस चीज़ को तय करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब डंडा फेरना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हाथ होला रखने के कायल हैं, ये बात दुरुस्त है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब कोई डंडा नहीं फेरना चाहते और जरदारी साहब ने कोई होला रखने को नहीं कहा। हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नाजायज़ है और हिसाब किताब सब ने देना है। अगर आप इस शोर शराबे में पीटीआई वाले कहते हैं कि हमसे हिसाब किताब न लें, हमसे तलाशी न लें, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपने चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने इस मुल्क के टैक्स पेयर का पैसा लूटा है, तो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम ये कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, लेकिन बाकी हिसाब किताब जो कभी बड़े बड़े जो है चीज़ें निकल रही हैं, अब आप बोलें कि तोशे खाने के हिसाब मुझसे न लें, मैंने घड़ी क्यों बेची उसके हिसाब न लें, मैंने चीज़ें क्यों छुपाई उसके हिसाब न लें। अब ये चीज़ें तो देखिए हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। बाकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हम शदीद खिलाफ हैं, वो नहीं होने देंगे। लेकिन बाकी चीज़ अब आप देखें, अगर आप इंतशार इस मुल्क में फैलाएं, अगर आप टीवी पर बैठ के स्टेट चैनल पर आज मैं आपके साथ बैठ कर ऐसी बातें करूँ, अपने वर्करों को ऐसा पैगाम दूँ कि आप जाएँ हर गले हर महल्ले में लड़ाई करें, इंतशार फैलाने के हम खिलाफ हैं। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं। हम नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम नैब को जो है वो अगवा बरतवा के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हिसाब किताब हर किसी को देना पड़ेगा। ठीक है, शौकत बसर साहब, कुंडी साहब कहते हैं कि हिसाब किताब देना पड़ेगा। इंसाइटमेंट जो अभी बात कर रही थी हिना भी, कि आप लोगों को क्यों कहते हैं कि आपके पास जब मुनर्रफ अराकीन आएंगे इनका बंदोबस्त करें, क्या लोगों को मारें पीटें, लड़ाएं आपस में? ये पीटीआई इस तरफ जाना क्यों चाहती है? सबसे पहले तो ये जो करप्शन के हवाले से जो अभी बात की कुंडी साहब ने और हिना ने भी की, कोई गोगी हो गोगा हो तो लोड की सी सुन तो लो ना, गोगी होवे गोगा होवे, मकसूद चपड़ासी हो, टीटी वाला हो, पापड़ वाला हो, कोई भी हो, इवन शौकत बसरा हो, हिना हो या इमरान खान खुद क्यों ना हो, जिसके पास सबूत है ये अब हुकूमत है, गल्ला ना करना। अगर इनके पास कुछ सबूत हैं तो कौम के सामने रखें कि ये गोगी या गोगे ने या मकसूद चपड़ासी ने या फलां ने किया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं नेक और पारसा है, कहने की जरूरत क्या? सर सुन लेना, कह ये आप वाला मौका इमरान खान साहब बता रहे हैं। सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, वही बात कह रहा हूं। उनका मौका भी यही था कि बातें ना डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करने का बात यह है कि बातें ना बनाएं कि गोगी ने ये किया है, बसरा ने ये किया है, फलां ने ये किया है, मकसूद चपड़ासी की तो वो ट्रेल्स मौजूद है 16 अरब वाली। भाई इस तरह सब ने लेकर आए कि किसने क्या किया है, पकड़ लें। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा सा रंडर आपके सामने, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सच्ची बात। ऐसे ना देखे ना, आप उसको इंटरप्ट नहीं करते। नहीं, मेरी गुजारिश नहीं, इंटरप्ट नहीं करा।
آپ نے جب فرح گوگی کا نام آیا آپ نے کہا جی وہ مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے کی بہو ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے نہیں کہا, دیٹ از ریالٹی. سر سن تو لیں. دیٹ از ریالٹی. پھر شہباز گل صاحب نے کہا ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, حالانکہ وہ کورنگ امیدوار تھی سینٹ میں. جب یہ موقع بھی آ گیا پھر اس کے بعد خود چیئرمین عمران خان صاحب میدان میں آگے, نہیں گوگی بے قصور ہے. سر میں نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو قوم کے سامنے رکھیں, باتیں نہ کریں. عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ باتیں نہ کریں. میں کہتا ہوں خان صاحب نے جو کہا ہے انہوں نے یہی کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, باتیں نہ کریں, ثبوت لائیں. دوسری بات, انہوں نے ابھی بات وہ مسجد نبوی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں یہ نصرت صاحب سیریس ٹاپک ہے. ٹھیک, اس کائنات کا وجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہماری جان, مال, اولاد سب اس پہ قربان, بالکل ٹھیک, آن حضور پہ قربان, ان کی حرمت پہ قربان. جس کسی نے اس مسجد نبوی کے واقعے کی پلاننگ کی ہے, منصوبہ سازی کی ہے, میں لائیو آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے خاندان کو, اس کی اولاد کو دنیا میں اور آخرت میں غارت کر دے. اور اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آئیں پھر بھی سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو, اس کے خاندان کو, اس کی اولاد کو آخرت میں غارت کر دے. جن لوگوں نے کیا, شدید مذمت ہے, شدید مذمت ہے. لیکن ایک بات سنیے ملک صاحب, لیکن اگر میں عمران خان صاحب کی مذمت آپ کے سامنے رکھوں, انہوں نے کہا افسوس ہوا, دکھ ہوا, سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن عوام کو غم و غصہ ہے. یہ لیکن کی ضرورت کیا آپ تھی؟ میری بات مکمل ہی نہیں ہونے دی آپ نے. یہ ریالٹی ہے, عوام میں اس وقت شدید غم و غصہ ہے. میں نے زندگی میں ایک بات بتاؤں, آپ بلیو کیجئے گا نصر محمد صاحب, میرا ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ بابل نگر, ہارون آباد, فورٹ عباس. میں نے وہ لوگ جو سخت مخالف تھے میرے تحریک انصاف کے, ہماری پارٹی کے, میں نے ان خواتین کو, نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کیا میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں کہ نمازیوں کو مت مارنا, لیکن لوگوں کو غصہ ہے وہ مار بھی سکتے ہیں. میں پھر کہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پریس ریلیز دیا ہے سعودیہ نے کہ 30 ممالک کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے, تو مجھے بتائیے اگر 30, اور پھر کتنی شرم کی بات ہے. چلیں میں ہنا کی طرف جانے سے پہلے ایک خبر سناتا جاؤں. فکرہ کہ آپ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے چلیں میں پاکستان میں ایف آئی آر درج کریں, میں آپ کو خبر سناتا جاؤں ہنا کی طرف جانے سے پہلے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے موبائل ڈیٹا میں سے یہ چیز نکالی گئی ہے کہ وہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے, وہاں پہ پہنچنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں. بھائی جان ایک منٹ, ہنا نہیں, میں بات مکمل کرنے, میں نے تو آپ کے لائیو پروگرام اتنی بڑی بات کہی ہے کہ دیکھنا پہلے ہی آپ لوگ 3 ہیں, میں اکیلا ہوں, میری بات میں تو آپ کے ساتھ ڈرتا ہوں بڑا آج کل, کیونکہ آپ پھر یہ مان ہے. ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں, اتنی بڑی کچھ ثبوت ہے تو بالکل سامنے لانا چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. جی ہنا سے کمنٹ لینے, پھر مجھے بریک لینا. دیکھیے مسجد نبوی کے واقعے سے پہلے بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا شیخ رشید صاحب کا بیان آیا, انہوں نے کیا قوم کو دکھائیں, ان کے بھتیجے نے کہا مکہ پہنچے میں کہتا ہوں قوم کو دکھا دیں. شوکت بسرا صاحب میں نے آپ کے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کیا, آپ بالکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں جس جگہ ہوں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن انٹرپشن نہیں کریں درمیان میں, آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں اس کی وجہ. شیخ رشید صاحب کے اپنے بھتیجے کی آپ نے ویڈیو دیکھی, جس طرح انہوں نے کہا, جس طرح وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, اور جس دن یہ واقعہ ہوا مریم اورنگزیب کو لوگ وہاں گالیاں دے رہے تھے, اور فواد چودھری نے اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا ٹویٹ میں. اس دن انہوں نے کہا, اور یہ جو بات یہ کر رہے ہیں, پہلی فوٹیج جو سب سے پہلے اپلوڈ کی گئی فواد صاحب نے اور شہباز گل صاحب نے کی, خوشی کے ساتھ. خوشی تو, اور اس سے پہلے ایک دن پہلے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ایسا دیکھیں ہوئے گا. سو یہ 100% پلان تھا, بالکل جو آپ موبائلز کی بات کر رہے ہیں, جو شیخ رشید کے بھانجے نے کہا کہ میرا موبائل ہی وہاں رہ گیا ہے, تو یہ سب ایویڈنس ابھی سامنے آئے گی, اور ان کے اوپر ہم ایزی ہینڈ جو ہے وہ رہنے نہیں دیں گے, بیکاز یہ ایک بلی کلچر ہے. وہ بلی کلچر ہوتا ہے نا کہ آپ 50 لوگوں کو اکٹھے کر دو, یا جیسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں غم و غصہ, لوگوں میں غصہ تو 3.5 سال سے ہے جب یہ عمران خان نے ملک میں اتنی مہنگائی کر دی. غصہ تو لوگوں کو تب سے ہے جب سے ان لوگوں نے احتساب کے جھوٹے نعرے پہ آئے تھے اور اتنے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے. اب یہ فرح گوگی کی جو بات ہو رہی ہے, یہ میں وہی کہہ رہی, شہباز گل نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, فواد چودھری نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, عمران خان صاحب آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ طوطے کی جان والی بات ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کے تانے بانے ہیں نا بنی گالا سے جاتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے بعد جو فرسٹ لیڈی, ایکس فرسٹ لیڈی ہے, یا عمران خان صاحب خود گھیرا ان کے اوپر تنگ ہوئے گا. ہمارے پہ تو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بات کر رہے ہیں
शहबाज शरीफ साहब के केसेस की अपना जवाब नहीं दे रहे। और जो इंटरपोल वाली भी राना सनाउल्लाह ने बात की कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको 100% जो है इनके ऊपर कोई हाथ हौला नहीं रखा जाएगा, ना ही इनके बुली कल्चर को अब हम फैसिलिटेट करने देंगे। अगर ये कोई चीज करेंगे तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होएगा, कानून हरकत में आएगा। बिल्कुल इस चीज मतलब एक बात मैं कुंडी साहब हमारे साथ काफी देर से होल्ड पे। कुंडी एक साहब बात मुझे को करनी है, हम इकट्ठे स्टूडियो में बैठे, कि मैं फिर कह रहा हूँ ये महंगाई का बार बार भाषण दे रहे हैं सारे। इन्होंने ये तो बड़े तजर्बाकार थे, इन्होंने आते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करनी थी। हुआ क्या है, यहाँ पर डीजल गायब, बिजली के रेट पहले से बढ़ा दिए गए, आटा महंगा, चीनी महंगी, और मैं आपको बात इनकी बता हम तो भाई policy गलत है। हम तो चलिए मैं इस पे अभी ब्रेक के बाद इसमें महंगाई पे बात करते नहीं सकते महंगाई हैं। कुंडी साहब ये बताइएगा कि ये जो मुकदमात की बात कर रहे हैं बसरा साहब के, पाकिस्तान में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और ये पीटीआई कह रही है कि मजहब कार्ड अब जो हुकूमत है वो भी इस्तेमाल कर रही है। कुंडी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी सॉरी आपकी आवाज कट रही है। जी कुंडी साहब, ये पीटीआई कहती है कि आप पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, मजहब कार्ड अब हुकूमत भी इस्तेमाल करने पे आ गई है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हम मजहब कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, आप पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें, अगर कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जो है कोई शख्स, कुंडी साहब इन एफआईआर के मतलब क्या कहेंगे जो हुई है पाकिस्तान में, उसके हम रोशनी फरमा दें। मैं उसी पे आना चाहता हूँ, जरा मेरी बात मुकम्मल हो जाए। कायद-ए-आज़म के मज़ार पर कोई शख्स नारे लगाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है। बिल्कुल ठीक। ज़िया-उल हक के मज़ार पर कोई जे भुट्टो का नारा लगाता है तो उसके ऊपर एफआईआर होती है। मस्जिद नबवी जैसी जगह पर मतलब है कि जैसे बसरा साहब ने बात की, मैं उसकी बात को सेकंड करता हूँ कि जो शख्स भी उसने किया, खुदा उसका जो है वो खुद ही उससे बदलेगा। लेकिन 27वीं की रात पे इस किस्म के वाक़यात, वहाँ पर किसी सियासी जमा का नहीं था, पाकिस्तान का नाम चल, जो बात भी छोड़े, ख़वातीन के साथ जहाँ पर वो जो सलूक हुआ, कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त करता है। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है? पॉलिटिकल लीडरशिप की होती है। अगर बसरा साहब के लीडर वहाँ पर एक बयान दे देते, वो अगर ट्वीट कर देते और इस चीज़ को टोटली सख्ती से कंडेम करते, तो हम कहते कि वाकई चीज़ नहीं। जब आप कंडेम नहीं करते और आपकी पार्टी कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, फिर हमें शक होता है। जब जो है आपके पार्टी के लोग जब वहाँ पर मौजूद होते हैं और पहले से स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप लोग आएंगे इसके साथ क्या होगा, फिर उनके जो है दूसरे जो है वो उधर बैठे होते हैं, उनका मोबाइल गुम जाता है। हम कभी भी मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहते, लेकिन अगर आप मजहब को इस तरीके से अगर आप मस्जिद नबी में ये वाक़यात करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें अगर आप करेंगे, पाकिस्तान को बदनाम कर, इस तरीके मस्जिद नबी में गया इसको जीता भी, लेकिन आना चाहिए था फ्रंट फुट पे और बात करनी चाहिए थी, ठोक के बात करनी चाहिए थी कि ये गलत है। लेकिन अगर आप इफ एंड बट में बात करेंगे, फिर आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी। मेरे भाई ने बात की महंगाई के हवाले से, बिल्कुल अच्छी बात की है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। हम ये नहीं कहेंगे कि महंगाई जैसे आप लोग 3.5 साल पीट रहे थे कि माजी की हुकूमतों का तोहफा है, हम ये नहीं कहेंगे। बिल्कुल आपका तोहफा है, लेकिन हम नहीं कहेंगे आपका तोहफा है। हम इंशाल्लाह इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम लोगों को सहूलियात लेके आएंगे। हमने देखे, मैंने अपने पॉइंट में नहीं कहा फर्क होगी या गोगा या वॉट एवर, लेकिन जिसने चोरी की हो, आपका लीडर अगर एक हफ्ता पहले कहे कि मैं उसको नहीं जानता हूँ और दूसरे दिन उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करे और उसको इतना प्रोटेक्ट करे कि वो इतनी परहेजगार है, इतनी ये है, और उसने जो है प्रॉपर्टी भी इतने पैसे कमाए हैं, तो आपने तो पाकिस्तान की आवाम को अंडे और मुर्गियों और गट्टों पे लगा दिया था। और फर्क होगी तो आपने बोला कि आप प्रॉपर्टी का काम करते, हमें भी कहते हैं गरीब लोगों को यार प्रॉपर्टी काम करते, आप भी अरबपति करोड़पति को बन जाते, अंडे और मुर्गे तो ना बेचते बेचारे, वो भी ये काम करते, शायद वो भी कोई लखपति कोई करोड़पति बन जाता। लेकिन जब आपकी पार्टी लीडर, देखें कैरेक्टर असोसिएशन की अगर बात हो तो आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक खातून को मीडिया पे बिठा के उनके खिलाफ जो है जिस तरह किरदार कशी गई, हमने कभी इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी। आपने आसिफ अली जरदारी साहब के मुंह से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी हुई कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन अभी तो फर्क खान आ गई, आगे पता नहीं कितने खान आने हैं, आगे लंबी दास्तानें हैं, तारीख है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि हम किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, हम कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन वही बात होगी, अगर किसी ने कुछ किया पाकिस्तान के साथ, उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। ठीक है कुंडी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे। हाफिज तैर महमूद अशवी साहब भी मौजूद मौजूद होंगे, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हैं। उनसे भी पूछेंगे कि सऊदी अरब में जो कुछ हुआ, इस पर सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के माबैन जो राब्ते हुए हैं, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज तैर महमूद अशवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हैं।
हाफ़िज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हिना परवेज़ भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ शौकत बसरा साहब तशरीफ़ रखते हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। हाफ़िज़ साहब बात हो रही थी सऊदी अरब में जो कुछ हुआ, शौकत बसरा साहब कहते हैं कि बड़े लानती लोग थे जिन्होंने किया, अगर किसी ने उसमें जो मुलव्वस हैं वो भी बड़े मकरूह जुराइम का इर्तिकाब उन्होंने किया है। ना पार्टी की तरफ से कोई ऐसी हदायत थी, ना पार्टी के किसी बंदे ने उसकी क़यादत की, बल्कि ये मकामी लोगों का ही वही बेगुस्सा था जो लोग वहाँ पे गए हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, चूँकि मैं तो इसका ऐनी गवाह हूँ। मेरे भाई बसरा साहब वहाँ चूँकि मौजूद नहीं थे, ये कहना कि ये लोगों का रिएक्शन था या रद्द अमल था, ये कतई मुनासिब नहीं है। इसलिए कि मलिक साहब उसी रास्ते से, उसी जगह से, एक तो ये मस्जिद नबवी के अंदर वाक़या हुआ, ये जो कुछ लोग कहते हैं कि ये मस्जिद नबवी में वाक़या नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और ये इस हद तक, यानी मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है। मैंने तो वहाँ भी, सच्ची बात है, जितनी देर रहे हमारी आंखों से आंसू ही जारी थे और माफ़ी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कि जब अजान हो रही थी मगरिब की और हम कदमैन मुबारक में बैठे रोज़ा अफ्तार कर रहे थे, उस वक़्त भी ये नारे लग रहे थे, यानी गुंबद खिजरा के ऐन नीचे उस वक़्त भी ये नारे लग रहे थे। और आप मलिक साहब ये देखें, वही उसी रास्ते से गुजरते हैं बिलावल साहब, उसी रास्ते से गुजर के जाता हूँ मैं भी। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आते हैं, या ये जिस तरह मरियम औरंगजेब जो हैं ये पीछे रह गई, जो कुछ मरियम औरंगजेब के साथ हुआ और उसको बचाने के लिए शाहजैन बुगटी आए, जो उनके साथ हुआ, जो मिफ्ता इस्माइल के साथ हुआ, ये बाकी किसी के साथ नहीं हुआ। अगर लोगों का गुस्सा ये होता कि जी आपने खान साहब की हुकूमत बदली है या हुकूमत के बदलने में लोग मुलव्वस हैं, तो हमारे खिलाफ, तो मेरे खिलाफ तो अल्लाह वास्ते की 1-2 दिन पहले से कैंपेन शुरू कर दी गई थी। हालांकि मैं तो अपने टिकट पर गया, अपना मेरा बेटा मेरे साथ था, और ये बाकी भी उज़रा थे। फिर मस्जिद नबवी के अंदर जब बाब जिब्राइल से आप वापस बाब फहद की तरफ आते हैं, उस वक़्त जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे, उस वक़्त भी ये सारा सिलसिला वहाँ हुआ। और ये बात तो वाज़ेह है कि ये एक प्लानिंग का प्री प्लान सारा कुछ किया गया। हम भी, आखिर आप भी जाते हैं, बसरा साहब भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, ये 100 साला तारीख में, 100 साला तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। और बहुत सी चीज़ें अभी वक्त आएगा सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये हमारे एक दोस्त मुल्क का और एक मुक़द्दस मकाम का वाक़या है, लिहाजा उसके ऊपर जब तक वो उनकी जो तहकीकात हैं वो सामने ना आए, हम कोई बात करने को मालूम भी हो तो तैयार नहीं है। उससे बड़ी बात जो है, मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, एक तो ये वाक़या है, उसके बाद यहाँ कुछ दरखास्तें दी गई लोगों की तरफ से, FIR हुई फैसलाबाद में। अब ये देखिए मलिक साहब कि ये जो तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मजहब का कानून है ना, इसके खिलाफ आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी कैंपेन है कि इसको खत्म किया जाए, और ये गलत इस्तेमाल होता है। पिछले 2 साल से मैं इस कानून का समझ लें कि एक एक लम्हे में जहाँ कहीं कोई एप्लीकेशन आई, कोई बात हुई, वहाँ हम पहुंचे, और हम दावे से कह सकते हैं कि पिछले 2 साल में ये कानून कहीं गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। दुख की बात ये है कि मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा ने बगैर पाकिस्तान की किसी अदालती सिस्टम में जाए, यहाँ इस हवाले से जो दरखास्त आती है या FIR आती है, वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के पास आती है पंजाब में, या इस्लामी नजरियाती कौंसिल को बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट तक हमसे पूछते हैं। आप ये देखें कि वो किसी कोर्ट में पाकिस्तान की नहीं गई, वो उलमा बोर्ड को उन्होंने अप्लाई नहीं किया, नजरियाती कौंसिल में नहीं गई, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये खत जो है UNO से लेकर भेज दिया कि जी ये देखें जी ये कानून हमारे खिलाफ गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई पाकिस्तान के अंदर जब कवानीन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, और आप साबिक वजीर हैं इंसानी हकूक की, आप एक बड़ी पार्टी की लीडर हैं, आप एविडेंस दे रही हैं, फैक्ट्स में भी आपको पता है कि ये मसला आपके सामने दरपेश है। इस हवाले से आप पाकिस्तान के इदारों को जो है वो खटखटाएं उनका दरवाजा। अगर यहाँ आपकी बात ना सुनी जाए तो मेरी बसरा साहब से भी ये दरखास्त है, मैंने इमरान खान साहब से भी कल पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने भी ये अपील की है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ जो है
एविडेंस लोगों के हाथों में ना दे। मैं आप साहब और इसी का आखिरी जवाब ले लूं बसर साहब से, अगर आप इजाजत देते मैं हैं। डायरेक्ट जी इसी बात- जी बसर साहब। मौलाना साहब बहुत मेहरबानी, आपने इसके ऊपर अपना इनपुट दिया। पहली बात तो आपने खुद कहा कि कोई तहकीकात सामने नहीं आई। मेरे ख्याल में जब तक कोई तहकीकात सामने नहीं आ जाती, कोई फाइंडिंग सामने नहीं आ जाती, ये कहना कि इसकी मनसूबाबंदी हुई है तो जाहिर है बिल्कुल ही नहीं, वो गलत कह है। रहे हैं अमेरिका को खत लिखने की क्या मैं जरूरत उसका है, उसका यूएन में जाने की क्या उसी का जरूरत है? जवाब देने लगा। दूसरी बात, मौलाना ताहिर शरीफ साहब, आपने सारी बातें की, लेकिन आपने खुद भी अभी तक ये जो FIR दर्ज हुई, आपने हुकूमत की मजम्मत नहीं की। आपने हुकूमत को ये नहीं कहा कि आप लोगों ने ये गलत किया, आपने अभी तक नहीं कहा, और मैं तवक्को करता हूं आप कहेंगे। दूसरी बात, मैं तीसरी बात कह दूं सबसे एंड पे, मौलाना साहब, जाहिर है जब इदारे ही हमारे खिलाफ, राना सनाउल्लाह साहब वहां वज़ीर दाखिला हैं, हुकूमत जब खुद हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी तो हम अदालत किसका से दरवाजा खटखटाएं? अदारों ऐसा- ने और इसलिए बिल्कुल हमने FIR इसलिए हमने दर्ज कराई, वो लोगों का दरखास्त अपना मांगी है। गम और गुस्सा है, अवामी राब्ता की जो मुहिम भी है, और मलक लोग साहब, खुद अगर निकलना मुझे चाह रहे हैं। इजाजत आप साहब दे दें। हिना परवेज मेरी- भट्ट बात कर ले, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी जी पर्सनल अगर लोगों को गुस्सा है, इन लोगों ने जो प्लान्ड हरम शरीफ में ये पूरा प्लान अटैक किया, क्या आपके पास मरियम सबूत है? औरंगजेब कोई साहिबा सबूत है पे, कौम के सामने शहज़ाद रख दें? मुफ्ती पे, शहबाज शरीफ कोई साहब पे सबूत जानबूझ सामने के- रख दें। बिल्कुल सबूत सामने आएंगे। अगर लोगों के गुस्से की वजह से उन्होंने अपनी पर्सनल तौर पे FIR जमा कराई है, तो हुकूमत को ऑब्वियसली उसकी FIR को आगे लेके चलना, पहली चीज। लोगों ने नहीं दूसरी कराई, आपने बात, खुद करवाई है। अदारों की जी जी हुकूमत ने जी, करवाई है। जी जी दूसरी ठीक। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। लोगों ने पर्सनल FIR कराई है, और अब लोग सारी पार्टीज के लोग अवामी लोगों का पीपल आर एंग्री ऑन दिस। 27th की नाइट थी, रोजा रसूल में इन लोगों ने जानबूझ के ये पूरा प्लान किया। मुसलमान ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप एक पाकिस्तानी सबूत नाराज सामने हैं इस ले चीज़ आए, पे। हम उनके खिलाफ दूसरी खुद बात, कार्रवाई करेंगे। अदारों की बात एक करें, सबूत सामने मेरी लाएं। बात सुने, जिस दिन नो, ये तो वन थिंग तो मैं आपको, दूसरी बात, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुआ, नो कॉन्फिडेंस के बाद इन लोगों ने जो अदारों के खिलाफ जो मुहिम स्टार्ट कर दी। अभी भी आप देख लें कि इनके सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम स्टार्ट करते हैं, जो ये जुडिशरी के खिलाफ करते हैं, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि आप अगर देख लेते ना, जिस दिन ये जो स्लोगन्स लेके इनके लोग खड़े हुए थे ना आर्मी चीफ के खिलाफ, वो शॉकिंग थे। ये एक तरफ बात, जिस तरह ये यूएन में अदारों जाना को- चाहिए था, यूएन में जाना चाहिए था। मेरी बात सुने, फर्स्ट इनको ये तो कह रहे हैं, अभी तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये फिर वही बात करते हैं वहाँ यूएन की। तो बिल्कुल ये हमारा मसला है, हमें इसको नेशनल लेवल पे सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, तो एक मलक बात कह साहब, दूं अगर मुझे कि जब जी जी यहाँ आप सब आप ही जुमला सुना। जी आप साहब, जी जी आप सब। जी, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है मेरे भाई बसरा साहब वैसे तो बड़े बाइलम हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि पहले दिन हमने मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस तरह के जो मुकदमात या इस तरह के जितने भी दरखास्तें हैं वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड और मकामी फोरम को भेजी जाए, और आवाम से भी अपील की। और फिर मैं खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ साहब से मिला, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से बात की, और मैंने कहा जी इस हवाले से हुकूमत, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अल्लाह उनका भला करे मेरे सामने ये आर्डर दिया कि कहीं पर भी इस कानून को सियासी या जाती मुखासमत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मुत्तहिदा मेरा ख्याल बसरा साहब जो हैं, इनकी मालूमात पहले तो ये दुरुस्त कर लें आज भी। और फिर मैंने इनके हजरात से भी कहा कि आप जो यूएनओ के पास जा रहे हैं, आप जो पाकिस्तान के खिलाफ एक एविडेंस खड़ी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, आप कल इमरान खान साहब इसी कानून का दिफा कर रहे थे दुनिया में, आज आप उस कानून के खिलाफ एविडेंस दे रहे हैं, तो आप अदालत को कह दीजिए, उलमा बोर्ड को भेज दें, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेज दें। ठीक है आप साहब। तीसरी बात ये है कि आपको, आप बाकी चीजों पे कहते हैं, अभी आप कहते हैं कमीशन बनाएं और वो अदालती कमीशन पे, तो इसके ऊपर आप अपने इदारों पे एतमाद करें, आप उस खत को वापस लें। देखिए ये सबका मसला है। देखिए अदालती कमीशन की बात आपने देखा, हमने कह भी दिया कि बना देंगे, लेकिन अदालती कमीशन जो है वो वही कहेगा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा, और 2 दफा कह दिया कि कोई इनकी साजिश नहीं हुई। खान साहब तो मानते नहीं उस तो कमीशन मैं को। वही कह रही हूँ, इमरान खान साहब किस चीज को मानते हैं? वो किसी को भी नहीं मानते। वो इलेक्शन देखिए, कमीशन यूएन को वाला नहीं खत वापस लेना मानते, चाहिए। बिल्कुल जुडिशरी नहीं को नहीं लेना मानते, वो पार्लियामेंट को नहीं मानते, आपने बात किसको कर ली, मानते? वो आखिर में पैसे यूएन वाला से- खत वापस लेना चाहिए। उसी तौर पे नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा मैं बताता हूं क्यों। जब आप इस तरह के मुकदमा झूठे दायर करेंगे
اور تو یون کے پاس جائیں گے۔ حکومت کیا کرے گی؟ حکومت لیڈ کرے گی، جا کے ریڈ کرے گی گھروں کے اندر، شیخ رشید کے اور اس کے بھائی کے اور فواد چودھری کے اور شہباز گل کے۔ شیخ یہ رشید کے ہم کس کا دروازہ بھانجے کی کھٹکھٹائیں؟ آپ امریکہ ویڈیو کے پاس جائیں گے۔ موجود ہے، دیکھیں، ان کا فون جو ہے UNO کے وہ اندر صرف confiscate امریکہ ہو نہیں گیا، ہے، ان کے فون کے سنیں، اندر ساری سنیں، ڈیٹا موجود ہے، ان کی UNO کے پوری اندر سازش کی۔ امریکہ نہیں ہے۔ آپ نے ساری بار سن تو یہی لیں۔ بتایا امریکہ سر، کے کہنے پہ یو این چلتا ہے۔ UNO کے اندر کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن، تمام دنیا کا وہ نمائندہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنی فریاد بھیجی ہے۔ دوسری بات، ملک صاحب اگر مجھے اجازت مجھے دیں۔ ایک منٹ، مجھے اچھا لگا انہوں نے جلدی quickly کریں، انہوں نے ختم بات کریں۔ کی چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق، باجوہ صاحب کے متعلق تو میں نے 2 مہینے سنا ہے کہ لندن سے 14 جگہ جو گفتگو کی گئی، DGISA کے متعلق کی گئی، رات کے جلسے دیکھیں ہمارا رات کے بیانیہ تھا جلسے میں اداروں کو DGISA کے نیوٹرل متعلق ہونا بات کی چاہیے، گئی۔ اچھا، ادارے نیوٹرل ہو گئے، آپ عمران پہلی خان کی بات، اور چیخیں نکل ہمارے آئی، کسی کارکن نے، ادارے نیوٹرل ہو ہمارے گئے، کسی ان کی کارکن نے بیساکھیاں اگر گئی، بات کی ہے، سو عمران شدید خان کو الفاظ میں اب مذمت چیخنے کرتا کا ہوں۔ ٹائم ہم تو خان صاحب نے ہمارا ہمیشہ یہ بیانیہ کہا، تھا نیوٹرلٹی ہینا، کا، ایک منٹ، ہینا، آپ ادارے نے بات نیوٹرل کر لی۔ ہو گئے، ہم سب بہت اچھی بات ہے۔ quickly سر، نواز جلدی شریف کر دیں، صاحب کا جلدی wrap up بیانیہ کرنا جو ہے ہے۔ وہ سر ایک بات جیت کر گیا۔ لو، ہینا نے نواز شریف کی ایسے نہیں نا، سیاست ختم کرنے ہینا والے، ایسے نہیں نا، اب ان آپ کا نے بات کرنی بیانیہ بھی جیت گیا، ہم ایک نے منٹ رہ گئے کہا میرے پاس۔ سر ایک کہ منٹ، ادارے نیوٹرل چپ ہو جائے، کریں، ادارے نیوٹرل ہو گئے۔ اچھا، آپ ادارے عمر یعنی کہ سرفراز آپ چیمہ آرمی چیف کو خط یہ- لکھ رہے ہیں۔ یہ سن لینا، جب ہم تو حکومت کہہ بن رہے ہیں جائے، ادارے نیوٹرل جب ہو، حکومت ان بن کی جائے کیوں تو چیخیں جنرل نکل باجوہ رہی ہیں؟ صاحب اچھے ہیں، جب حکومت نہ بنے تو جنرل باجوہ صاحب کہیں کہ ریزائن کریں، دیکھیں ہم نیچے کہتے ہیں اتریں، آپ اداروں کا ذرا کو- قصور ہے۔ چلیں یہ ہم آپ سب نے- سمجھ لیتے ہیں، آپ صاحب جی، آپ صاحب دیکھیں میاں نواز میں شریف کا ایک ہی ملک صاحب بیانیہ گزارش تھا کہ کروں ادارے کہ نیوٹرل ہو، چوک- ادارے میری- نیوٹرل ہو گئے، میرے- عمران خان کی چیخیں نکل آئیں، تو جس طرح میرے- اب انسانی آپ تحریک- کی رات جلسے میں آپ جی، جی، رات جلسے میں آپ جی، ہم کور صاحب- کمانڈر صاحب کے متعلق ہم بھی سب کچھ سن لیں، جی جی، آپ سب سے پہلے تو وہ گزارش صحیح بات کروں گا کی ہے، شوکت بالکل۔ بسرا صاحب سے جی، کہ جی۔ یہاں بہت سارے فورم موجود ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، عدالتیں ہیں۔ آپ ٹھیک ہے۔ نے زیادتی کی آپ کی محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے۔ دوسری بات، ٹھیک۔ یہ مسئلہ اگر توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا تھا تو آپ خط اسلامی تعاون تنظیم OIC کو لکھتے۔ آپ تو جا رہے ہیں UNO میں اور پتہ نہیں کون کون سے اداروں کو لکھ رہے ہیں۔ اب بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ خط واپس لیں۔ شریف صاحب، آپ نے مذمت نہیں کبھی ابھی تک کی، مذمت حکومت تو کی کر چکے مذمت ہیں۔ نہیں کی۔ بسرا صاحب متحدہ علماء بورڈ یا نظریاتی کونسل کے پاس آ میں تو جائیں۔ علامہ صاحب- میں تو اور میں کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں- مذمت کرتے ہیں، کرتا ہوں۔ آپ مذمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حکومت کی۔ مذمت کرتے ہیں لیکن اب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آ جائیں، UN سے واپس لے رہے خط۔ اچھا جی دیکھیں، ہنا، آپ مذمت ہنا کریں، فائنل آگے ورڈ، بڑھتے ہیں۔ چلیں ہنا سے آپ فائنل ورڈ۔ مذمت کریں، ان کو آگے جوائن بڑھتے نہیں ہیں۔ کرانا چاہیے تھا UN پہ بسرا پہلی صاحب چیز۔ سن لیں مجھے، ان کی یہ میں جو- آپ یہ میں کارڈ جو یوز بات کریں نا کر رہا ہوں عالمی اس کو سازش کا، سمجھیں۔ وہ بھی ان کے سامنے آئے گا۔ ریاست میں مدینہ کا یہ انہوں نے عرض جھوٹا کرتا کارڈ ہوں۔ یوز کیا، وہ سامنے آ گیا جو ان ٹھیک لوگوں ہے۔ نے توہین کی وہاں۔ اب یہ والے دوسری یہ UN پہ انہوں نے خط کیے، خود ہی اپنی ہاتھ پہ کڑاڑی میں مارتے ہیں، دوبارہ کسی آخری سچ فکرہ بولنے کہہ والے کے، نہیں ہیں۔ جس نے منصوبہ بندی کی ہے، جس نے کروائی ہے، جنہوں نے نعرے مارے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولاد کو غارت کرے۔ چلیں اس سے اگلی بات ہی شوکت نہیں بسر ہے۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے نا، پرویز بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ حافظ طاہر میں مشیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ اشفیق صاحب کی بات ایک لحاظ سے تھوڑی سی ویلڈ ضرور ہے، ہمیں اپنے معاملات پاکستان کے اندر ہی حل کرنے چاہیے۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، لیکن فیصلے اپنے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔